हेलो एवरीवन। मैंने आपको लास्ट क्लास में मोनेरा किंगडम के बारे में बताया था, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बताया था और यूबैक्टीरिया के बारे में बताया था। अब मैं यहाँ से आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ाऊँगी। ओके, माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। मतलब जो माइकोप्लाज्मा है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या नहीं पाई जाती है, सेल वॉल होती है वो नहीं पाई जाती है। बाकी बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। जो माइकोप्लाज्मा है इसकी खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी नॉकार्ड एंड रॉक्स ने की थी। कब की थी? 1898 में। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अब ये कैसे सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और ये मतलब बिना ऑक्सीजन के भी कैसे रह सकती है, जिंदा रह सकती है, जीवित रह सकते हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। मतलब जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत से एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या करते हैं, डिसीज उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें मेन क्या लाइन है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। और इनके द्वारा क्या होता है, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनके द्वारा प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी क्या होती है, विभिन्न प्रकार की डिजीज हो जाती हैं। ओके, जो माइकोप्लाज्मा है इसको हम क्या कहते हैं, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसको क्या कहते हैं, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा की किसने खोज की है, नॉकार्ड एंड रॉक्स ने की है। किसने की है माइकोप्लाज्मा की खोज, नॉकार्ड एंड रॉक्स 1898 में की थी। अब देखो माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो प्लांट्स में डिसीज जो होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है आपकी लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजेल। कौन सी होती है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजेल। एक होती है वंची टॉप ऑफ पपाया। क्या होती है, वंची टॉप ऑफ पपाया। ये दोनों जो डिसीज हैं ये किसके द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा के ही द्वारा होती है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये कैसा है, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट। मतलब माइकोप्लाज्मा जो इस बुक में आपके दिया है वो इसकी चारों लाइन वो भी इम्पोर्टेंट है, इसकी ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके आपसे पूछ लिया जाता है माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने की है, या फिर जोकर ऑफ द माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं, सॉरी जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं वो, या फिर लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजिल या वॉन्ची टॉप ऑफ पपाया रोग जो होता है, डिसीज होती है, वो किससे होती है। ये आपको ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे कौन सा किंगडम है, प्रोटिस्टा। कौन सा है, प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा। किसमें, जितने भी यूनिसेलुलर हैं उनको यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में रखा गया है। किसमें रखा गया है, प्रोटिस्टा में। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। मतलब ये कहा गया कि ये जो जगत है, जो प्रोटिस्टा है, एक साइंटिस्ट के लिए तो क्या है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, लेकिन एक के लिए क्या है, एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। मतलब जो ये आपकी एनसीईआरटी बुक है इसमें जो किसको, जो आपका क्राइसोफाइट है, डायनोफ्लैजिलेट है, इग्लिनोइड्स है और क्या है, स्लाइम मोल्ड्स है और क्या है आपका प्रोटोजोआ है, वो किसके अंतर्गत रखा गया है, एनसीईआरटी की बुक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। कैसे होते हैं ये, जलीय होते हैं। मतलब ये किसमें रहते हैं, पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसमें और भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, कशाव एवं
पक्षांग भी पाए जाते हैं। ये अब आपको याद रखना है कि कुछ प्रोटिस्टा में क्या फ्लैगेलिया भी पाए जाते हैं और सीलिया भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनने की विधि द्वारा क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। युग्मनज विधि मतलब जाइगोट के द्वारा। अब है आपका क्राइसोफाइट। बेटा आप इस लाइन को भी इम्पोर्टेंट रखना, ये पूरा आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से इसलिए लाइन्स को रीड करें आप। इस समूह के अंतर्गत डाई एटम तथा सुनहरे शैवाल, जिन्हें क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, डेस्मट कहते हैं, आते हैं। ये स्वच्छ जल मतलब फ्रेश वाटर और कैसे जो मेराइन वाटर होते हैं उन दोनों में ही पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं, और ये जैसे जैसे पानी बहता है उसी के साथ ये क्या होते हैं, बहते जाते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह, किसकी तरह होती है, डायटम में कोशिका भित्ति जो होती है साबुनदानी की तरह होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश मतलब अपने वासस्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। ओके, करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाईएटमी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, डाईएटमी मृदा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में इसलिए पूछा जा सकता है। तो मतलब आपको सीधे सीधे इसमें पूछा जा सकता है कि करोड़ों वर्षों में जमे हुए इस अवशेष को हम क्या कहते हैं, जो मतलब जो पहले डाईएटम्स की जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनके अवशेष बहुत बड़ी संख्या वो अपने छोड़ जाते हैं। अब जब हैं तो वो जो अवशेष छूटे हुए हैं तो बचे हुए अवशेषों को हम क्या कहते हैं, डाईएटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सीरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। डायनोफ्लैजिलेट, ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाशसंश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं ये, समुद्री एवं प्रकाशसंश्लेषी। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल होते हैं। इनकी सेलवाल के बाहरी सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उन पर जो बाहर आउटर सरफेस होती है उस पर क्या होती है, सेलुलोज की स्ट्रिप्स होती है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट, ये आपका क्या है, ये ए नंबर पे क्या है आप है, डायनोफ्लैजिलेट है ये। तो इसमें ये बोल रहा है सेलुलोज की होती है आउटर सेल वॉल पर। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो पसाब होते हैं मतलब दो फ्लैजिला होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। मतलब एक कैसा होता है, लंबवत होता है लंबा सा, और एक कैसा होता है, अनुप्रस्थ में होता है। वो भी किसके बीच में होता है, भित्ति पट्टिकाओं के बीच में खांच में उपस्थित होता है। ओके, प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। मतलब किसमें, जो लाल कलर के डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैसिलेट, उनमें क्या होता है, विस्फोट होता है। अब ये आपको पूछ सकते हैं कि किस तरह के जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उनमें विस्फोट होता है, तो किस तरीके के, लाल के होते हैं उसमें, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है या लाल तरंगें दिखने लगती हैं। किसमें, समुद्र के अंदर जब ये रहते हैं तो समुद्र के अंदर क्या होगा, इनमें विस्फोट होगा जो लाल कलर के होते हैं उनमें, और जब इनमें विस्फोट होगा तो जल कैसा दिखाई देने लगेगा, लाल कलर का, और तरंगें भी लाल कलर की उसमें दिखाई देने लगती हैं। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। क्या होता है, जब इनमें से इतनी बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलता है, जीव विष निकलता है, तो इसके क्या होता है, इससे जो मछलियां होती हैं, फिशेज होती हैं समुद्रों में, वो और अन्य जो समुद्री जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गोनिया लेक्स,
या नेक्टिलुका, ये क्या है इसके डायनोफ्लैजिलेट के क्या है एग्जाम्पल हैं। अब है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में क्या है, इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। कैसे, रुके हुए जल में पाए जाते हैं। इनमें सेलवाल की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, मतलब इनमें सेलवाल नहीं होती है, सेलवाल की जगह क्या होती है, प्रोटीन से बनी हुई एक पेलिकल लेयर होती है जो इनकी संरचना को लचीला बनाता। कैसा बनाता है, लचीला बनाता है। इनमें दो कशाब होते हैं, मतलब दो फ्लैगेला होते हैं जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं। इनमें कितने फ्लैगेला होते हैं, दो होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब जब इनमें क्या होगा, सनलाइट होगी तो उनकी प्रेजेंट में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब जब सनलाइट नहीं होगी तो क्या करते हैं, ये छोटे छोटे और जो जीवधारी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं और उनको खा लेते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसमें यूग्लिना में, और क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन पाई जाती है इसमें। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। जैसे क्या है इसमें एग्जाम्पल आपका, यूग्लिना। अब है स्लाइम मोल्ड्स या फाल्स फंजाई, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स या फाल्स फंजाई। स्लाइम मोल्ड्स मृतपोषी प्रोटिस्टा है। कैसा है, मृतपोषी। यह सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीजाणुयुक्त फलनकाय, जिसे क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। किसके साथ होता है, वायु के साथ होता है। बेटा आपको ध्यान रखना। अब है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा है ये, जो प्रोटोजोआ है वो थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड नंबर पर सबसे बड़ा फाइलम है, थर्ड नंबर पर आता है आपका। अब क्या है इसमें प्रोटोजोआ के बारे में। अब प्रोटोजोआ में क्या आ गया आपका, ये आ गया पैरामीशियम आपका। ओके, अब क्या, सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। कितने समूहों में, 4 समूहों में। अमीबीय प्रोटोजोआ, ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम्र मृदा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल, स्वच्छ जल और नम्र मृदा में, मतलब जो गीली मिट्टी होती है उसमें पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। मतलब जो इनमें, जो इन प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा है उसमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, उससे ये क्या करता है, अपना शिकार को पकड़ लेता है। किससे, स्यूडोपोडिया से अपने शिकार को पकड़ लेता है। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। किसके कवच होते हैं, सिलिका के कवच होते हैं। जो कवर होते हैं वो सिलिका के होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंटअमीबा परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, पर जैसे आपका एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है, उससे क्या होती है, डिसेंट्री डिजीज होती है। एंटअमीबा जिंजरवेलिस है, उससे क्या होता है, पायरिया, जो दांतों में होता है आपका, पायरिया डिजीज होती है दांतों में, वो हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि एंटअमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सी डिजीज होती है, डिसेंट्री होती है। एंटअमीबा जिंजरवेलिस से क्या होता है, वो आपके दांतों में क्या होता है, टीथ में पायरिया लग जाता है। अब आगे है कशाबी प्रोटोजोआ, मतलब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वच्छंद एवं परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाब पाया जाता है, मतलब फ्लैगेला पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है।
जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती। मतलब जो इसमें जो इसके जो एग्जाम्पल हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के, उसमें क्या आता है, ट्रेपेनोसोमा गैम्बिनिस आता है। इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। किसके द्वारा, ट्रेपेनोसोमा गैम्बिनिस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। जो इसका वेक्टर है, इसका वो कौन है, सीसी फ्लाई है। ओके, अब है पच्छावी प्रोटोजोआ मतलब सीलिएटेड प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। इनकी एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पच्छावों की लंबवत गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लेट की तरफ भेज दिया जाता है। जैसे क्या है इसमें, उदाहरण में क्या है आपके, पैरामीशियम। ओके, जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ है उसमें क्या आता है, पैरामीशियम आता है। अब है स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे मुख्यत प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। मतलब जो स्पोरोजोआ होते हैं, जो स्पोरोजोआ के क्लास के जो प्रोटोजोआ होते हैं, उनमें क्या होते हैं, ये सारे पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं ये, पैरासाइट होते हैं। और इनमें लोकोमोशन जो होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। और ये पैरासाइट होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम बाइवेक्सेस के भी द्वारा मलेरिया होता है। ओके, तो मतलब ये जो 4 क्लासेस इसकी रखेंगे, फ्लैजिलेटेड है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, स्पोरोजोआ है, इन सब के द्वारा क्या होती है, किसी न किसी के द्वारा कोई ना कोई डिसीज होती है। अब इसमें आगे क्या है, फंजाई किंगडम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कवक कहते हैं बेटा। परपोषी जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। जो परपोषी जीव है उनमें क्या है, फंजाई का विशेष स्थान है। इनकी आकार की तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, मशरूम, क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं बेटा, तथा कुकुरमुत्ता टोडस्टूल फंजाई है। ये दोनों क्या हैं, जो आप मशरूम और जो टोडस्टूल है, ये क्या है, फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। अब वही इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है कि सरसों के पत्तों पर जो सफ़ेद धब्बे होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो किसके कारण होते हैं, फंजाई के कारण होते हैं। ठीक है बेटा। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। जो यूनिसेल्युलर फंजाई हैं उनका यूज किसमें किया जाता है, ईस्ट, जो ईस्ट है, यूनिसेल्युलर जो फंजाई है ईस्ट, उसका उपयोग किसमें किया जाता है, डबल रोटी बनाने में, और किसमें, बियर बनाने में। ओके, जो ईस्ट है ये कैसी है, यूनिसेल्युलर मतलब एक कोश की है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, डबल रोटी बनाने में और बियर बनाने में। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग कारण होते हैं। मतलब बहुत सी फंजाई ऐसी हैं जिनमें क्या, प्लांट्स में और एनिमल्स में, जिनसे क्या होता है, डिसीज उत्पन्न होती है उनमें। उदाहरण के लिए गेहूँ, जैसे एग्जाम्पल क्या है, गेहूँ में किट्स रोग पक्सीनिया के कारण होता है। मतलब जो गेहूँ होता है, गेहूँ में एक डिजीज हो जाती है किट्स डिसीज, वो किसके कारण होता है, पक्सीनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, पक्सीनिया के कारण। कुछ फंगल जैसे पेंसिलिनियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। जो एंटीबायोटिक दवा होती है पेनिसिलियम, ये किससे बनाई जाती है, फंगल से बनाई जाती है। जो पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। फंजाई विश्वव्यापी है, मतलब जो फंजाई है ये क्या है, पूरे विश्व में पाई जाती है। और ये हवा, जल, मिट्टी में
तथा जंतु एवं पौधों पर पाई जाती है। मतलब फंजाई है जो वो कहीं भी पाई जा सकती है, मतलब वाटर में भी, एयर में भी, सॉइल में भी, एनिमल्स में भी, और किस पे, प्लांट्स पर भी पाई जाती है। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाती है। मतलब जो वहाँ गर्म हो स्थान, मतलब जो वहाँ का क्लाइमेट हो या तो गर्म हो या ठंडा हो, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाती है, फंजाई हर जगह उग जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा किससे, फंजाई से, खराब होने से बचाते हैं। इससे बचाते हैं, बैक्टीरिया अथवा और किससे, फंजाई के कारण जो भोजन हमारा खराब हो जाता है, इससे हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने भोजन को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अगर हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो बाहर क्या होगा, हमारा खाना जो है, हमारा भोजन है, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जिसमें क्या लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे बहुत सारे, और क्या, फंजाई कोई भी लग सकती है। लेकिन अब क्या है, फंजाई तंतुमयी है, मतलब फिलामेंटस है, ओके। लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है, इसका अपवाद है। लेकिन जो ईस्ट है, जो यूनिसेलुलर है, ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, ओके। आपको याद रखना है कि ईस्ट है वो क्या है, इसका अपवाद है, किसका, तंतुमय होने का क्या है, अपवाद है। ईस्ट है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं, मतलब लंबी पतली धागे की तरह, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ओके। जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं, या क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नालिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है। मतलब कुछ कैसे होते हैं, नालिकावत होते हैं, नालिकाकार होते हैं, मतलब ट्यूब लाइक होते हैं। और उनमें क्या भरा होता है, मल्टी सेलुलर के रूप में क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म फिल होता है, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। तो ये सारी आपकी लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ एक तरह से कैसा है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अन्य कवक तंतुओं में पटीय होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसको आप बहुत ध्यान से बेटा पढ़ो कि जो फंजाई की जो क्या होती है, शेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको क्या बताना है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये आपका यहाँ पर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे इधर ये आपसे ही पूछ लिया जाता है, जो पेनिसिलियम है वो क्या है, एंटीबायोटिक है, क्या है इसमें, मतलब ऑप्शन कर ले तो आपको पता होना चाहिए। जो पेनिसिलियम है ये क्या है, एंटीबायोटिक है। गेहूं में जो किट्स रोग हो जाता है वो किसके कारण होता है, पक्सीनिया के कारण होता है। बेटा ये बात ध्यान रखना आप। अधिकांश फंजाई परपोषित होती है। कैसी होती है, ज्यादातर फंजाई परपोषित होती है। यह मृत व स्टेटस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। मतलब कोई भी चीज जैसे क्या हुआ, सड़ गई है, किसी मृत होके किसी में घुल गई है, तो उससे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। मतलब ऐसी फंजाई बहुत सी होती हैं, जैसे जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उन पर भी रहते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उन पर रहते हैं, निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। उनको हम क्या कहते हैं, परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना बेटा। ये शैवाल तथा लाइकन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। किसके साथ, शैवाल जो एल्गी है उसके साथ, और किसके, लाइकन के साथ मिलकर क्या करते, उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रह भी सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती। क्या कहलाती है ऐसी फंजाई, सहजीवी कहलाती है। अब क्या है,
फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अब देखो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फंजाई होता है, तो फंजाई में जो क्या होता है, फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन, मतलब बाइनरी फिशन, उसके बाद क्या होता है बडिंग, इससे आपका क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कॉनिडिया कहते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं। अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। या किसके द्वारा होता है, या तो धानी बीजाणु द्वारा, या इसको हम और क्या कहते हैं, चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन स्पोरा, एंस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। जो लैंगिक जनन होता है वो किसके, ऊस्पोरा द्वारा, या एस्कस बीजाणु द्वारा, या बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। ओके, विभिन्न, ये भी आपको ध्यान रखना है, विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। नंबर 1 क्या है इसमें, 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लेज्मोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेज्मोगेमी कहते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। आपको पूछ लिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, आपको क्या दे देंगे, डेफिनेशन ये दे देंगे, उसके नीचे ऑप्शन दे देंगे किसमें से क्या कहते हैं इसको। तो आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। 2 केंद्रक का संलयन होना क्या कहलाता है, केंद्र संलयन कहलाता है। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। मतलब क्या होता है, इनके संलयन के बाद क्या होगा, द्विगुणित कोशिका एक बन जाती, कैसी बन जाती है, द्विगुणित कोशिका। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकी अथवा N+N अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। मतलब क्या होता है, जब एक कोशिका होती है इसमें क्या होता है, 2 केंद्रक बन जाते हैं। जैसे ये डायग्राम है, मैंने आपको बताया, ये डायग्राम में देखो इसमें बना हुआ है एक, ये क्या है, एक सेल है, इसमें क्या बन गए, 2 केंद्रक बन गए। अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी परिस्थिति को, केंद्रक युग्म। तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है। क्या बनाती है फंजाई, फलनकाय, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। आपके लिए ये फंजाई एक तरह से पूरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे फंजाई का ये चैप्टर। अब है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को और हम किस नाम से जानते हैं, एल्गल फंजाई के नाम से जानते हैं। कौन सी फंजाई के नाम से, एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज, अभी इसका हैबिटाट है। फाइकोमाइसिटीज जली आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रक होते हैं। जो इनके कवक जाल होते हैं वो कैसे होते हैं, अपटीय होते हैं और बहुकेंद्रित होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं। अलैंगिक जनन, जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। यह बीजाणु धानी में अंतरजातीय उत्पन्न करता है। 2 युग्मकों के संलयन से
युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मता अथवा भिन्न असमयुग्मी अथवा विषमयुग्मी हो सकती है। अब इसके ऑप्शन क्या है? जो फाइकोमाइसिटीज है इसके इसके क्या क्या प्लांट हैं वो इसमें पढ़ लीजिए, इनकी क्या क्या फंजाई हैं, फंजाई के नाम वो पढ़े, इसमें मैं बता रही हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल है म्यूकर राइजोपस, रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं, मैंने इसको बताया था क्या है, ये रोटी पर उगने वाले कवक है म्यूकर और क्या है राइजोपस। तथा एल्बुगो के द्वारा क्या होता है, तो एल्बुगो फंजाई उसके द्वारा क्या होता है, सरसों पर परजीवी फंजाई है। एल्बुगो के द्वारा किस पर डिजीज होती है, सरसों पर होती है। अब है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम और किस नाम से जानते हैं, सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सैक फंजाई को। इसे सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। हम क्या कहते हैं, थैली फंजाई। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक, मतलब ये कैसी होती है, जो एस्कोमाइसिटीज है वो कैसी होगी कि यूनिसेल्यूलर होगी, जैसे क्या ईस्ट सैकेरोमाइसीस के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। क्या होती है, पेनिसिलियम। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा समलरागी पशुविष्टा, क्या है ये, समलरागी पशुविष्टा पर उगने वाली, मतलब जो मोल होता है, खच्चर होता है, उसके डग पर, ये उसके गोबर पर उगती है। कौन, ये जो फंजाई नाम मैं बता रही हूँ, ये कवक जाल शाखे तथा पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम धर कहते हैं, पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। जो लैंगिक जीवाणु बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई मतलब एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगे रहती हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एस्कोकार्प कहते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार की फलनकाय में जो लगे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एस्परजिलस, क्लेबिसेप तथा न्यूरोस्पोरा। ये किसके एग्जाम्पल है आपके, मतलब मैंने भी किसके बताए थे, ये एस्कोमाइसिटीज के। किसके हैं, एस्कोमाइसिटीज को और हम किस नाम से जानते हैं, सैक फंजाई। उसी के ये एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताए थे, एस्परजिलस, क्लेबिसेप तथा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। अब आपको ये याद रखना है बेटा कि जो न्यूरोस्पोरा है उसका यूज हम किस किस में करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक में यूज इसका किया जाता है। इसी कारण ये पादप जगत के डोर्सोफिला के समान प्रसिद्ध है। कौन, जो न्यूरोस्पोरा है वो किस के कारण, जो इसका ये करैक्टर है इसी के कारण ये किसके समान प्रसिद्ध है, डोर्सोफिला के समान। इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और उन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। मतलब जो मोरेल होता है और ट्रफल होता है, ये कैसे होते हैं, बहुत ही खाने में अच्छे होते हैं। अब बेसिडियोमाइसिटीज, इसे हम क्या कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लब फंजाई कह सकते हैं। किसको, बेसिडियोमाइसिटीज को। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल हैं। ये क्या हैं, इसके बेसिडियोमाइसिटीज के क्या हैं, मेंबर हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्षों के ठूठों तथा
सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किड्स तथा कंड, जिसे क्या बोलते हैं, स्मट बोलते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, ये डिजीज होती है इन सब के द्वारा। कवक जाल साकेत तथा पटी होते हैं, इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते हैं। मतलब इसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं या क्लब फंजाई जिसे हम बोलते हैं, उसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं बेटा। लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाएं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती हैं। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है। जो इसमें संरचना बनती, स्ट्रक्चर बनती है, वो कैसी होती है, द्विकेंद्र की होती है, जिससे अतः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगेमी क्या कहलाते हैं, कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर भारी जाति उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं। किसमें लगे होते हैं, जो बेसिडियम होते हैं वो फलन काय में लगे होते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण क्या है, एगेरिकस जिसे मशरूम बोलते हैं, अस्टिलेगो जिसके द्वारा कौन सा रोग होता है, कंड रोग होता है, और क्या है, पक्सीनिया के द्वारा क्या होता है, किड्स फंगस जो होता है उसको क्या, वो ये किसके द्वारा होता है, पक्सीनिया के द्वारा होता है, किड्स फंगस। अब क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फंजाई भी कहते हैं। इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं। किसे, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, अपूर्ण कवक, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम से दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधों का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल लिया गया। मतलब क्या हुआ इनमें, इसमें ये वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ से देखो। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब उनकी क्या होगा, जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर थे उनकी स्टेज का जब पता चला तो उनको हम किस में शामिल कर लिया, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में इन्वॉल्व कर लिया। अब क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, कॉनिडिया से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा साकेत होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अवशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो क्या है, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। जो कॉलीट्राइकम है इसके द्वारा क्या होता है, अल्टरनेरिया के द्वारा आलू में डिजीज होती है, कॉलीट्राइकम के द्वारा गन्ने में डिजीज होती है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, इनसे तो ये मेंबर हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज से, इनसे क्या होती है, डिजीज उत्पन्न होती है। अब आ जाएं आप प्लांट किंगडम। प्लांटी किंगडम जो आपके पे लिखा है, इस पे जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोट होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और जिनमें क्या होती है, क्लोरोफिल होता है। मतलब जो प्लांटी किंगडम में जो आएंगे जीव उनमें क्या होता है, यूकैरियोट होता है, और क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। मतलब जो प्लांटी किंगडम में आएंगे वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल होता है। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। क्या कहते हैं,
पादप मतलब प्लांट कहते हैं, पौधे कहते हैं उन्हें। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। जैसे ब्लैडर बर्ड तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीट भक्षी पौधे के और अमरवेल कस्कुटा परजीवी का उदाहरण है। मतलब जो ब्लैडर बर्ड तथा जो वीनस फ्लाईट्रैप है, ये कैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, कैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और जो अमरवेल है, जिसे हम कस्कुटा भी कहते हैं, ये कैसे पैरासाइट प्लांट है। ये कैसा है, पैरासाइट प्लांट है। तो आपको 3-4 प्लांट्स के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछ लिया जाएगा इसमें से पैरासाइट प्लांट कौन सा है या इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा। तो ये भी आपकी ये लाइन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप बिल्कुल ही कंसंट्रेट होकर पढ़ें। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में ये पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म्स आते हैं। मतलब प्लांटी में फिर क्या क्या आएंगे, आपका एल्गी आएगा, ब्रायोफाइटा आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा और क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आएंगे। पादप के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित इमुकोभिद होती हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई, मतलब इसमें कैसे होते हैं, हैप्लॉइड भी होते हैं और डिप्लॉइड भी होते हैं। और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं। लंबाई के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनज में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। किसके, कौन से, मियोसिस जो डिवीजन होता है उसके द्वारा क्या बनते हैं, अगुणित स्पोर बनते हैं। ये स्पोर अंकुरित होकर युग्म को उद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा, युग्मक में कौन आएंगे, मेल एंड फीमेल आएंगे, इनको बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संततित एकांतरण कहते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, संततित एकांतरण कहते हैं। अब क्या है आपका एनिमेलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषमपोषी और कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक हैं। जो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। इनके अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो मतलब एनिमेलिया किंगडम में जो आते हैं जीव, उनमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। किसके रूप में, भोजन को ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। ओके, इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन में सक्षम होते हैं। मतलब क्या, ज़्यादातर जितने भी जीव हैं इसके एनिमेलिया किंगडम के, वो चलने में कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, मेल एंड फीमेल के संगम से होता है। ओके, फिर और बाद में उसमें क्या बनता है, भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है। ओके, अब आपका क्या है इसमें नेक्स्ट, विषाणु जिसे हम वायरस बोलते हैं, वायरॉइड, क्रोन्सिक जिसे प्रियोन बोलते हैं, और क्या है, लाइकेन। बिटकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड तथा प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है। वायरस का नामकरण का वर्गीकरण में
नहीं है। मतलब जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसमें ना तो वायरस का जिक्र किया गया है, ना वायरॉइड का किया गया, ना प्रियोन का और ना लाइकन का। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम ये मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाद रवेदार होती है। जो वायरस हैं वो कैसे हैं? लिविंग सेल हैं। कैसे हैं? लिविंग सेल हैं। और ये किसके जैसे होते हैं? रवेदार होते हैं। कैसे होते हैं? रवेदार होते हैं। जैसे आपका ये चित्र जो फर्स्ट डायग्राम ये बना हुआ है, ये क्या है? रेड आरएनए है। ये क्या है? कैप्सिड है। ये क्या है? टोबैको मोजेक वायरस है। जो किस पे होता है? टोबैको जो मतलब तंबाकू का पेड़ होता है उस पर होता है ये। ओके, एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तो ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? अब ये बेटा आपके लिए वाली लाइन इम्पोर्टेंट है। सजीवों की कोशिका संरचना होती है और क्या है? जिनकी संरचना किससे होती है? सजीव कोशिका के बाद रवेदार होती है। वायरस अकोशिक जीव है। कैसा जीव है? अकोशिक जीव है। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। क्या अर्थ है वायरस का? मीन है विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की ने टोबैको मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। किसने? जो इवानोवस्की जो साइंटिस्ट थे उनने क्या किया था? टोबैको के मोजेक रोग की क्या किया था? पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया था। जब इनने इस पे देखा था ये, तो उसको नाम फिर क्या दिया था? इसकी खोज की थी इन्होंने, तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया? वायरस नाम दिया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। किससे? जो बैक्टीरिया होता है उससे भी ये कैसा होता है? छोटा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। जो बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर था उससे भी निकल गए थे। M.W. वेजेरिनेक ने पाया, जो बेंजरिक साइंटिस्ट थे उन्हें क्या पाया? संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस को कंटेजियम बाइनम फ्लूइडम कहा। किसने कहा था? जो बेंजरिक साइंटिस्ट थे उन्होंने इस रस को क्या कहा था? कंटेजियम बाइनम फ्लूइडम कहा था। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने ये बोला था। तो कंटेजियम बाइनम फ्लूइडम किसने कहा था? बेंजरिक जो साइंटिस्ट थे उनने। और वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। WM स्टिले, ये पैराग्राफ पूरी तरीके से आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। WM स्टैनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया गया है। मतलब क्रिस्टलाइजेशन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? स्टैनले ने की थी। WM स्टैनले जो साइंटिस्ट थे उनने की थी। और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। क्या होता है इस रवे में? जो क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाद निष्क्रिय होते हैं और वायरस अविकल्पी परजीवी है। कैसा है वायरस? अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो वायरस होता है इसमें प्रोटीन के अलावा और क्या होता है? तो क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ भी या जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो RNA अथवा DNA हो सकता है। मतलब या तो RNA होगा उसमें, या तो क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें क्या होगा? या तो RNA होगा या DNA होगा। बेटा किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। मतलब RNA और DNA, कोई भी वायरस होगा इसमें दोनों एक साथ नहीं होंगे। क्या होगा? अगर किसी वायरस में DNA है तो RNA नहीं होगा, अगर RNA है तो उसमें DNA नहीं होगा। ओके, वायरस केंद्रिक प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है। अब ये आपकी ये लड़ी सी बनी है, इसमें क्या है? ये RNA वायरस है। ओके,
अब आप इस डायग्राम को भी देख लो, हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम दे दें और नेमिंग लेबलिंग करने को दे दें। ऊपर क्या है आपका हेड है, इसमें ये कॉलर है इस डायग्राम में, ये क्या है सीट है, ये क्या है टेल फाइबर्स है। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम को आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत से ऐसे होते हैं एग्जाम, उनमें क्या करते हैं आपके नीट एग्जाम में क्या करते हैं डायग्राम रख देते हैं, एनसीईआरटी बुक से उठा के उसको क्या लेबलिंग करने को बोलते हैं कि ऐसी लाइन कर देंगे और उससे क्या इसके नाम लिखो, फिल करने को दे देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या है, ये इसमें बैक्टीरियोफेज में क्या है, इसमें हेड है, फिर ये कॉलर है, फिर ये क्या है सीट है, ये क्या है टेल फाइबर है। तो आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। कैसे होते हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। किसमें, बैक्टीरियोफेज में। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोटीन के आवरण को, कैप्सिड कहते हैं। और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकोसिक या फिर क्या कहते हैं, छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं इनकी यूनिट है उसको क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। मतलब कैप्सिड की यूनिट क्या होती है, कैप्सोमियर है, से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। किसको करता है, न्यूक्लिक एसिड को। ये पेंटिक कांसिक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्प्स, अब देखो ये वायरस के द्वारा जो डिजीज होती हैं उनके बारे में, इसको और बेटा इसमें से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वायरस से जो डिजीज होती है वायरस से, वो कौन सी होती है, मम्प्स होता है, चेचक होती है, इससे हर्पीज होती है, इन्फ्लुएंजा होता है। ओके, अब क्या है, मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। जो मनुष्य होता है ह्यूमन होता है, ह्यूमन उसमें जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के ही कारण होता है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्टता, बौना तथा अवरोध वृद्धि होना इसके कारण लक्षण हैं। मतलब ये सारे अगर प्लांट्स में आपको क्या दिखाई दें, सिम्टम्स दिखाई दें, तो किसके कारण हो रहे हैं, वायरस के ही कारण हो रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ आपके लिए। अब इसमें वायरॉइड, वायरॉइड सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रमक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा है। किससे, जो ये वायरॉइड है ये आपके वायरस से भी ज़्यादा छोटा है। और इसकी खोज किसने की है, टी.ओ. डायनर ने की है। किसने की है इसकी खोज, टी.ओ. डायनर ने। जो कैसा है, वायरस से भी छोटा है, मतलब वायरस से भी कैसा है, स्मॉल है। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि वायरस स्मॉल है, लेकिन उससे भी स्मॉल क्या है, वायरॉइड है। वायरॉइड सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। मतलब जो ये वायरॉइड है ये कैसा है, वायरस से भी छोटा ऑर्गेनिज्म है, जिसकी खोज किसने की थी, टी.ओ. डायनर ने की थी। कब की थी, 1971 में। और ये वायरॉइड है, इससे जो डिजीज़ होती हैं वो ओनली प्लांट्स में होती हैं। किस में होती हैं, ओनली प्लांट्स में। इसी तरह के जो पोटैटो का प्लांट है उसमें कौन सी डिजीज़ हुई है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। वायरडो में आरएनए तथा प्रोटीन जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। मतलब ये वायरॉइड है, उनमें क्या प्रोटीन कवर और क्या आरएनए कैसा होता है, एब्सेंट होता है। ये इस लाइन में कह रहा है, इसलिए ये वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए किस नाम से जाने जाते हैं, वायरॉइड के नाम से। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम था। जो इसमें जो वायरॉइड में जो आरएनए था उसमें क्या था, जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कैसा था, बहुत ही कम था। अब है प्रियोन। प्रियोन जो है इसकी खोज किसने की थी, प्रूसिनर ने की थी। किसने की थी, प्रूसिनर ने। और वायरॉइड की खोज किसने की थी, टी.ओ. डायनर ने की थी। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था।
इन कारकों को क्रॉसिंग कहा गया। क्रॉसिंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पीसीज फॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड काव कहा जाता है। मतलब मेड काव मतलब इसमें जो जानवर होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, अगर ये डिजीज़ हो जाए तो इससे क्या होता है, जो जानवर होते हैं एनिमल्स वो कैसे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। मतलब जो ह्यूमन है उनमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है, प्रियोन से CR जैकब डिजीज़ होती है। ओके, अब है लाइकन। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। क्या है लाइकेन, क्या है, किसके, एल्गी और फंजाई के सहजीवी सहवास है, जिसमें क्या वो करते हैं, यूज़ करते हैं। शैवाल घटक को सेवलांस तथा कवक के घटक को माइकोवॉइंट कहते हैं। मतलब क्या इसमें कह रहा है, जो शैवाल होते हैं उनके घटक को हम क्या कहते हैं, सेवालांस कहते हैं, और कवक के घटक को क्या कहते हैं, माइकोवॉइंट कहते हैं, जो क्रम से स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक के लिए आश्रय देता है। किसके लिए, मतलब जो शैवाल होता है वो तो क्या करता है, भोजन का सिंथेसिस करता है, फूड का सिंथेसिस, और शैवाल कवक क्या करता है, शैवाल के लिए मतलब रहने के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। मतलब जो उसमें वाटर और मिनरल्स होते हैं उनका ये क्या करता है, एब्जॉर्बेशन करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। मतलब जैसे कहीं हमें शैवाल दिखाई देगा तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें एल्गी भी है और क्या है, फंजाई भी है। लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेतक हैं। जो मतलब लाइकेन है ये कैसा है, जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके क्या ये अच्छे इंडिकेटर है। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, मतलब जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन होगा जिस एरिया में वहाँ पर लाइकेन क्या नहीं करते, ग्रो नहीं करते हैं। जहाँ पर कम होगा पॉल्यूशन वहाँ पर क्या होता है, लाइकेन ग्रो करते हैं। लेकिन जितने भी ग्रो एरिया है, उन पॉल्यूटेड एरिया है, उनमें क्या नहीं करेगा, लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। अब इसमें जैसे आपका ये बेटा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें वायरॉइड की खोज किसने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रियोन की खोज किसने की थी, इस पैराग्राफ को, वायरस का ये पैराग्राफ, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब मैं आज की क्लास यहीं पे, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आगे मैं कल आपको क्या पढ़ाऊँगी, वनस्पति जगत के बारे में पढ़ाऊँगी, और इसी के साथ ही क्लास यहीं तक अब मैं रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच।